So, hello everyone. Today I am here to share you the audit strategy. एंड आई सी द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका ग्रुप वन रह गया वो सिर्फ ऑडिट के वजह से रह गया, क्योंकि एफ आर में भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एस एफ एम में भी। बट ये कि ऑडिट में मैंने देखे किसी के 27 है, किसी के 32 हैं, मेरे 41 है। ठीक है, तो मेरे मार्जिन पर ही है। बट मेरे मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगे हैं ग्रुप वन में, 9 अटैम्प्ट्स लगे हैं। एंड आई एम मुझे मतलब एक जो ऑडिट का एक तरीका है ना कि मतलब क्योंकि मैंने क्या है मतलब जब मेरे मल्टीपल फेलियर्स आए तो मुझे पता चला कि अब ऑडिट के सब्जेक्ट में, क्योंकि ऑडिट में क्या होता है वो मेरे भी वही मार्क्स आते थे 36, कभी 35, और मेरा पेपर इतना अच्छा जाता था कि ऑडिट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा थ्योरी सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रैक्टिकल एस एफ एम और एफ आर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट येस, मेरा जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता था। तो ये था कि जब मेरा थ्योरी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब मुझे थ्योरी अच्छा लगता है पढ़ना, एंड ऑडिट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? कभी 22 आ रहे हैं, कभी 36 आ रहा है, कभी 35 आ रहे हैं। जब ये वाला अटैम्प्ट था नवंबर 2023, तो जो उसका वो था क्वेश्चन पेपर था, जब मैं अटैम्प्ट करके आई थी, तो वो मुझे बहुत इजी लगा कि ये पेपर बहुत इजी है, आराम से आ जाएगा और वो एग्जाम्शन आ जाएगी। जब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि एग्जाम्शन आ जाएगी, उसके बाद जब मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाई, ठीक है, जब मैंने सर्टिफाइड कॉपी मंगाई, देन आई रियलाइज़ कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें थी ऐसी कि मैं पढ़ सब रही थी, सब चीज़ मैं करके जा रही थी, बट मैं उसको आंसर शीट में ला ही नहीं पा रही थी। मैंने सुबह भी एक टेलीग्राम में किसी को समझाया था कि आप पढ़ सब कुछ रहे हो, बट आप आंसर शीट में उस 3 घंटे में जो इंस्टीट्यूट चाहता है वो आप कर ही नहीं रहे हो ऐसा। अब देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अब तैयारी करनी कैसे है। जो न्यू है, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट है नवंबर 2024 में, वो या प्लस जो रिपीटर्स हैं कि ऑडिट में दिक्कत क्या है। मैंने भी बहुत लोगों से पूछा, मैंने सुरभि बंसल मैम से भी गाइडेंस ली थी कि मैम मेरी प्रॉब्लम है क्या ऑडिट में। जब मेरा पेपर इतना अच्छा गया था नवंबर 2023 में, ठीक है मेरा ग्रुप क्लियर नहीं था, बट मैं एग्जाम्शन भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी एग्जाम्शन एटलीस्ट मेरा ऑडिट का सब्जेक्ट अगर एग्जाम्ट है तो मेरा बर्डन कम हो जाएगा, मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं था। देन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑडिट में पढ़ना क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑडिट में करना क्या है। ऑडिट जो क्या कहते हैं, जो कंटेंट है कि पढ़े कहाँ से। हमारे पास बहुत सारी फैकल्टीज़ की बुक है, सब जानते हैं। पंकज गर्ग सर की है, पंकज गर्ग सर का क्वेश्चन बैंक है, शुभम केसवानी सर का है, या और भी मैंने सुरभि बंसल मैम की बुक भी पढ़ी है इन माई 2018, क्योंकि मेरा मई 2019 में फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने 2018 में भी मैंने सुरभि बंसल मैम की बुक भी पढ़ी है। मैंने एल्डाइन में जो पंकज सर पढ़ाते थे, एल्डाइन जब चलता था, तो मैंने एल्डाइन भी 5:30 से 9:30 जब इवनिंग की क्लास होती थी मैंने वो भी ली है। मैंने पंकज सर की बुक भी पढ़ी है, मैंने उनका क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, मैंने सुरभि बंसल मैम की बुक भी पढ़ी है। एंड मैंने क्या करा, जब मैं पूरे ओल्ड कोर्स में थी, जो इसका वाला ओल्ड कोर्स था, ठीक है, तो जब क्या था ओल्ड कोर्स के लिए ऐसा कोई मटेरियल नहीं आया था, बट जब न्यू कोर्स आया जिसका अटैम्प्ट आई थिंक मई 2018 या मई 2018 या मई 2019, जिसका फर्स्ट वो था कि मतलब न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या वो उस टाइम पे कुछ चैप्टर्स के जो कॉमन थे ओल्ड एंड न्यू में, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने नया अपना मटेरियल निकाला, तो मैं वो भी पढ़े जा रही। तो मैंने दुनिया भर की चीज़ें पढ़ ली कि मैं सूर्य बंसल भी पढ़ लूँ, मैं पंकज सर का मैं उनकी मेन बुक भी पढ़ लूँ, मैं क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लूँ, मैं MCQ के भी कर लूँ, मैं हर एक चीज़ कर लूँ, बट द रिज़ल्ट इज़ फेल। कुछ नहीं हुआ, इतना सब कुछ पढ़ने से कुछ नहीं हुआ। अब दिक्कत ये थी, ठीक है, पढ़ बहुत कुछ रहा है और ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये रिकॉल करने की कोशिश करें कि जो मैं पढ़ रही हूँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो चीज़, मेरी जो मिस्टेक थी कि मैं पढ़ सब रही हूँ, ठीक है, कुछ चैप्टर मैं छोड़ के जा रही हूँ, टैक्स ऑडिट सॉरी, ये 3CD वाला, ये टैक्स ऑडिट में जो 3CD वाले हैं वो छोड़ समझना, क्योंकि वो चीज़ थी, मतलब मैं एफर्ट्स नहीं लगा रही थी कि मैं वो जो टैक्स ऑडिट क्लॉज थोड़ा समझूँ या थोड़ा सा करके चलो, ठीक है, जो इजी वाले है वो मैं कर रही हूँ, जो शुरू की ईजी है, वो स्टॉक का होता है, गुड्स कंज्यूम्ड स्टार्टिंग के, जो मैं कर रही हूँ, बट जो मेन जहाँ से क्वेश्चन है वो मैं नहीं कर रही हूँ। सेकेंड चीज़ थी, जो एक वो उसका क्वेश्चन आता था कि राइटर रिपोर्ट, ओपिनियन रिपोर्ट,
ओपिनियन, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन सेक्शन होता था, कभी वो ड्राफ्ट करने को आता था, एंड अभी भी आया है मई 2021 एंड आई लेफ्ट इट, आई कम्प्लीटली लेफ्ट इट ऑनेस्टली। तो ये था कि जब मैं ये मई 2024 ओपिनियन पैराग्राफ आया, वो मैं तब भी छोड़ गई। तो कुछ चीज़ें तो सिलेक्टेड ऐसी हैं जो आपको ऑडिट में छोड़नी ही है। तो आप ये समझ के चलो, अगर 100 मार्क्स 125 मार्क्स का पेपर है, एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ो वो। जैसे ओपिनियन पैराग्राफ, कि आपको भी नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, कौन सा ओपिनियन ड्राफ्ट करने को जाएगा, इतने ऐसे है पता नहीं, ठीक है, कौन सा ओपिनियन ड्राफ्ट करने को आ जाएगा। 700 का 701, 702, 703 जितनी भी सीरीज़ है, अब 800 भी आ गई है, ऐसा ऐसे जितना भी है, कोई से भी ओपिनियन ड्राफ्ट करना आपको नहीं पता है। एंड क्या होता है कि जो ओपिनियन ड्राफ्ट की लैंग्वेज है वो आपको वैसी ही लर्न करनी पड़ेगी, एंड उसमें थोड़ा सा वर्ड्स का इधर उधर हुआ तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो फिर मैं ओपिनियन पैराग्राफ का वो रिस्क लेती नहीं थी। मैंने कहा मुझे छोड़ कर, अगर 125 मार्क्स का पेपर है, 120 का, आई हैव नेवर काउंटेड कि कितने मार्क्स का पेपर है, बट मेक श्योर कि आप 100 मार्क्स का पेपर करके आए। तो मैं वो ओपिनियन पैराग्राफ, तो कुछ चीज़ें ऑडिट में ऐसी है जो आप छोड़ के जाते हो, ठीक है, इसके अलावा आप कोई चीज़ मत छोड़ना, ठीक है ना। अब मैं आपको कंटेंट बताती हूँ कि करना कैसे है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि ऑडिट को ना 3 चीज़ में डिवाइड कर दो। देखो, एक तो आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दूसरा आपका प्रोफेशनल एथिक्स, और तीसरा आपका बैलेंस बजट, जिसमें आपके बाकी चैप्टर्स हैं। सबको पता है मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अब इन्होंने 50 मार्क्स का क्या था कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से आया, और मोस्टली आया भी हो, मैंने तो काउंट नहीं करा, एंड आया भी हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे के थे जो न्यू SRS ऐसे ये सब इंट्रोड्यूस हुए थे, वहाँ से भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो 50 मार्क्स का और 45 का होगा, 40 का तो होगा। तो सबको पता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का प्रोफेशनल एथिक्स आता है, एंड बाकी जो है चैप्टर्स आते हैं। एक तो ये मिथ है, या ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है कि हम सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स करके चले जाएंगे तो हमारे 40 आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे माइंड में तो कभी था ही नहीं कि मैं बाकी जो चैप्टर छोड़ दूं, कि फॉरेंसिक वाला चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर, और भी जो 2-3 चैप्टर है, इंटरनल ऑडिट चैप्टर जो अभी शायद जो बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल नया चैप्टर है, ठीक है, कि मैं सभी चीज़ की चैप्टर छोड़ दूं, और कि मेरे FR और SFM तो स्ट्रॉन्ग है, उसमें मेरे आ जाएंगे 40, मेरे ऑडिट में आ जाएंगे, कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कर लेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स कर लेंगे, तो 60 में से मेरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, या तो आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में अगर आपका नया क्वेश्चन आ गया, देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का जो कंटेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का जो कंटेंट है, वो कंटेंट उसका उतना है। देखो, आपने प्रोनाउंसमेंट तो कोई नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ के जाती, ठीक है, प्रोनाउंसमेंट तो कोई नहीं पढ़ रहा, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का तो कंटेंट उतना है, जैसे आपने केसवानी सर की बुक में देखा होगा, जैसे आपने पंकज सर की बुक में देखा होगा, ठीक है, कंटेंट। अगर उससे हट के अगर क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। ये देखो, उनको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वो ज़्यादा मार्क्स के देते हैं, वहीं उनको खेलना है। अगर सीधा क्वेश्चन दे दिया तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि है तो वही आपको पता है ऐसे 210 लगना है, पर लिखना क्या है, वो तो अब जो उसमें पूछा है और जो हम याद करके आए जितना कंटेंट ऐसे 210 का, वो उससे मैच ही नहीं करता, उसका आंसर उसमें से है ही नहीं, तो लिखोगे क्या, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से होगा, प्रोनाउंसमेंट में से होगा। ये भी तो दिक्कत है ना, कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का जो कंटेंट है, जितना हमको पढ़ना है अलग अलग हमें एस्से का, जितने भी हमारे पास एस्से हैं ये, ठीक है, तो जो हमारे पास कंटेंट है वो उतना तो है नहीं जितना पंकज सर की बुक में है, या जितना केसवानी सर की बुक में, उतना नहीं है, उससे ज़्यादा क्या है, प्रोनाउंसमेंट। आप मैं कुछ जो ये क्या कहते हैं, जैसे ऐसे 800 है, 2400 वाली सीरीज़ है, और ये 3000 वाली सीरीज़ जो थी, मैं उसमें क्या कहते हैं ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट थोड़ा करके गई थी, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, क्योंकि जो न्यू ऐसे इंट्रोड्यूस हुए थे, SRS, वो कम्प्लीटली न्यू थे सबके लिए, ठीक है, वो कम्प्लीटली न्यू थे, मुझे ज़्यादा अभी आइडिया नहीं था क्योंकि न्यू थे, ठीक है। ज़्यादा उस पर, क्योंकि मल्टीपल फेलियर्स में जब मल्टीपल अटेम्प्ट मेरे लग रहे तो वो तो रटे पड़े थे ऐसे 210, 220, 230, 240, अगर इसमें से चलो कुछ अगर नया क्वेश्चन आया, थोड़ा बहुत कर भी देंगे, लिख भी देंगे, पर उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो अपने बस की नहीं है, तो मैं उसमें थोड़ा प्रोनाउंसमेंट पढ़ गई थी। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप सिर्फ ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स के भरोसे जाओगे तो कैसे जाओगे पास, जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में अगर वो
आपको डिट्टो वो आपको रिपीटेड अगर क्वेश्चन नहीं मिला, सपोज़ मैं कहा पंकज गर्ग सर की क्वेश्चन बैंक में ऐसे 210 उठा, मैं ऐसे 210 का एग्जांपल लूँ, ऐसे 210 के अगर 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन प्लस वो आपका वो कंटेंट, अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन कहाँ से आया? वो प्रोनाउंसमेंट में से क्वेश्चन है, प्रोनाउंसमेंट कोई पढ़ नहीं रहा तो सीधे सीधे मार्क्स चले गए ना। क्यों स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स के भरोसे पर? अब प्रोफेशनल एथिक्स में कितना बड़ा रिस्क है। प्रोफेशनल एथिक्स में आपको इतने सारे क्लॉजेज याद करने थे, एक भी इधर उधर, जैसे क्लॉज 6 एंड 7 में सबको लाइक प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और ये एडवर्टीजमेंट वाला हो गया, 5 6 7 एक जैसे लगते हैं, ठीक है, 5 6 7 एक जैसे लगते हैं। एक वो जो क्लॉजेज है जिसमें आपका वो जो क्लॉजेज है जिसमें आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन की, मतलब कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, वो सारे क्लॉज एक जैसे लगते हैं। तो यार एक चीज़ समझो ना कि अगर कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत हो जाती है, क्लॉज गलत हो गया, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कोई नया क्वेश्चन आ गया तो मुझे ये बताओ कि आप वहाँ कैसे टैकल करोगे? क्योंकि छोटे चैप्टर तो आप पढ़ के ही नहीं गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स के भरोसे बैठे, उसको वहाँ खेलना है, इंस्टीट्यूट को वहीं खेलना है, ठीक है। और एक चीज़ आप देखो कि जो हमारे पास बाकी चैप्टर्स हैं, फॉरेंसिक है, इन्वेस्टिगेशन है, ड्यू डिलिजेंस है, ये चैप्टर का जो कंटेंट है वो फिक्स्ड है और क्वेश्चन उतने में आसान। अगर ड्यू डिलिजेंस के 3 पेज है, ड्यू डिलिजेंस के 4 पेज है, तो 4 पेज में क्वेश्चन है ड्यू डिलिजेंस के, कोई नया क्वेश्चन तुम्हें केस स्टडी बना के दे देंगे, बट केस स्टडी की लास्ट की लाइन में देखोगे तो पूरी केस स्टडी बना के देंगे, लास्ट में लिखो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में क्या चीज़ रिपोर्ट करोगे, तो वो रिपोर्ट के बारे में लिखना है, ठीक है। तो एरियाज ऑफ ड्यू डिलिजेंस ये भी क्वेश्चन था, जहाँ तक जो मुझे याद आ रहा है। फॉरेंसिक अकाउंटेंट का था, तो वो आपका क्वेश्चन है। तो एक चीज़ समझे यार, जो छोटे छोटे चैप्टर है उनका कंटेंट भी फिक्स्ड है, इंस्टीट्यूट उससे बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है, उनका कंटेंट भी फिक्स्ड है, इंस्टीट्यूट उससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो यार छोटे छोटे चैप्टर ये क्यों छोड़ते भाई? एक बात बताओ ना, अगर ऊपर एक प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन होगा, सपोज मैं कहा फोर्थ क्वेश्चन का मैंने कहा ABC, एक प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन होगा, एक मैंने डाल दिया ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन, एक मैंने छोटा डाल दिया एसए का क्वेश्चन। तो ड्यू डिलिजेंस का तो तुम लोग छोड़ के आओगे क्योंकि वो तो करा नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स का श्योर न्यू क्लॉज सही होगा नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का वही, अगर नया क्वेश्चन रटा क्वेश्चन आ गया, डिट्टो क्वेश्चन आ गया तो ओके, नहीं आया तो वो तो, अरे तुम्हारे तो 4th मार्क्स का जो 12 से 16 मार्क्स का तो उन्होंने पूरा वो बना रखा कि 4th क्वेश्चन 12 से 16 मार्क्स का, तुम्हारे तो गए मार्क्स। तो भैया एक चीज़ समझो, छोटे छोटे चैप्टर नहीं छोड़ने हैं। मैं कभी भी छोटे चैप्टर में नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे यकीन था अगर मेरा कहीं प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉज गलत होगा, कहीं लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज उसकी फिक्स होती है कि एज़ पर जो भी है, एज़ पर क्लॉज 6 ऑफ शेड्यूल दिस ऑफ पार्ट दिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, वो पूरी लैंग्वेज जरा सा भी एक वर्ड तुम्हारे इधर उधर हो जाते तो मार्क्स कटने। मैंने अपनी खुद कॉपीज़ देखी है ना, मैंने क्या करा है, मैंने क्या कर दिया था कॉपी में, लाइक मैंने एक होता है ना कि एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 में एक क्वेश्चन था, कुछ कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था, तो मैंने एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 लिखना था, ठीक है, 2030। तो मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या मिस्टेक हो कि मैं जब प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है तो मैंने ये कर दिया कि एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 2013। कितनी बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी जब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ में यही तो मेरे मार्क्स कटे, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन करते हो तो एज़ पर ऐसे 210 लिखना ही है, एज़ पर ऐसे 210 तो लिखना ही नहीं, एज़ पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पूरी लैंग्वेज बना के 210। और अब वो 210 का जो है वो क्या कहते हैं, जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स, जो भी पूरी वही हेडिंग याद करके जानी है। तो ऐसे में काम बहुत है, आपको जो ऊपर हेडिंग लिखनी है टॉप पे, ऐसे का नंबर सही होना चाहिए, नहीं तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये चीज़ें तो हैं, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ये सोच के पहले से चलो। तो ऐसे पे अगर ग्रिप बनानी है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो करके जाना ही पड़ेगा, उसकी टॉप हेडिंग पे ग्रिप बनानी है, फिर उसका टॉप हेडिंग उसके बारे में थोड़ा सा लिखो कि ऐसे कहता क्या है, फिर उसके बाद जो आपका केस में क्या दिया है, एक्चुअली पॉइंट्स क्या हैं, फिर कंक्लूज़न है। तो मैंने क्या करा, देख ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैंने लोगों की अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़, मैंने जितने स्टूडेंट्स थे मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ उनकी देखी और अपनी मिलाई है। मेरा तो कंटेंट ही इतना कम है, 1.5 पेज का मेरा आंसर, क्या दे देगा मार्क्स? कुछ भी नहीं दिए मार्क्स, जिसलिए तो मार्क्स नहीं, सोचो मार्क्स आ क्यों नहीं रहे, इसलिए तो नहीं मार्क्स आ रहे। कंटेंट भी उसको चाहिए, जब पढ़ के देखोगे अपना आंसर तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आंसर। जब पढ़ के रीड करके देखो, आपको लग रहा है मैंने 1.5 पेज भर दिए, 2 पेज भर, मैं नहीं कह रही पेज भर के आओ, मैं वो उस एंगल से नहीं कह रही पेज भर के आओ, पर थोड़ा तो इतना लिख के आओ कि अब लिख के कब आओगे, जब कंटेंट याद होगा तुम्हें, जब चीज़ें तुम्हें याद होंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब याद 100% करके जाते हैं, एग्ज़ाम तक 80%, पेपर में बैठने तक 70% हो जाएगा, वहाँ लिख के आओगे 60%, यही तो होता है।
यही होता है एक्चुअली, क्योंकि भाई मैंने तो इतनी बार पेपर दिया और यही हुआ। याद पूरा करो, थोड़ा सा याद रहता है, 5 लाइनें याद करो तो 2 याद रहती है, 2 में से आप 1.5 लिख पाते हो वहाँ जाके, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि करना कैसे है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो आपका कंटेंट है, मैं कंटेंट बता रही हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले उस पर आती हूँ, ऐसे पर वो छोड़ दो, SRS, जो SRS जो न्यूली इंट्रोड्यूस होते हैं, ऐसे 800 2400 की सीरीज़, 3000 वाली सीरीज़, अभी इसको हटाओ। जो वैसे ऐसे छोड़ना कोई नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती तो मैं बता दूँ, जो SQC 1 था, मैं छोड़ के आती, मेरे समझ में आता ही नहीं था SQC 1। केसवानी सर की पूरी यूट्यूब वीडियो पढ़ी, पता नहीं क्यों मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक करी, मैं उसे देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि SQC 1 समझ में नहीं आ रहा। माइंड में वो नेगेटिव वो कर दे कि SQC 1 से इस बार क्वेश्चन आ गया, मतलब इस बार आ गया तो अगले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो वहीं से दे देता है। और ऐसे 220 ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई छोड़ना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। तो आपको कैसे चलना है, जो पंकज सर या केसवानी सर दोनों सेम है। मैं तो जब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने मल्टीपल बुक्स अपने हाथ में ले रखी थी, मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कर रखी थी, तो दोनों सेम है, ठीक है। तो केसवानी सर की बुक ले लो या पंकज सर की बुक ले लो, या आप ICAI का अपना कंटेंट देख लेना, क्योंकि देखो जो मैं अपना ICAI का करके गई थी, वो मैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस ऐसे है, वो मैं ICAI की बुक जो है, ICAI का जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल, मैं उसकी एक एक लाइन पढ़ के गई थी, मुझे याद है, ठीक है। मैं उसकी एक एक लाइन पढ़ के गई थी। पर अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो सिंपल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात कर रही हूँ, ऐसे 200 की सीरीज़ से लेकर 700 की सीरीज़ तक, ठीक है। तो इसमें आप जो पंकज सर का अगर आपके पास बुक होगी, आप यूज़ कर रहे हो, या केसवानी सर की बुक यूज़ कर रहे हो, तो उसका कंटेंट तो करना ही करना है, ठीक है। साथ में ऐसे में जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक पंकज सर का लेना है, पंकज सर का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है, ठीक है। पंकज सर का क्वेश्चन बैंक ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में बहुत अच्छा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक में ऐसे 200 से लेके 700 में आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके कंटेंट से कवर हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, तो वो एक्स्ट्रा आप मार्क कर लेना जब आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। और जितना आपका कंटेंट से कवर होगा उतना कंटेंट से, ठीक है। ये तो बात मैंने आपको कर दी 200-700 तक का। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ मैंने कैसे याद किया था। मैंने केसवानी सर की यूट्यूब वीडियोस बहुत पढ़ी है, ठीक है। कुछ जो ऐसे की पढ़ी भी है, वो ऐसा आपने निपटाते चलो। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसा माइंडेड तो है नहीं कि कुछ भी नहीं पता है, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कुछ भी नहीं पता है आपको ऑडिट में, तो कुछ ऐसा आप खुद भी कर लोगे। और कुछ ऐसा का तो कंटेंट इतना कम है, सिर्फ 15-20 मिनट के ऐसे हैं, ठीक है। आधा घंटे में लो, एक ऐसे आधा घंटे के हैं, 200, 220, 230, छोड़ना कोई नहीं है। लेकिन आप छोड़ो, मैं ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस छोड़ दो, वो ऑडिट एविडेंस का वहाँ क्वेश्चन आ गया था, मेरा वहाँ माइंड ही वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि यार कुछ वो क्या था, स्ट्रैटिफिकेशन, होमोजीनियस नेचर के सैम्पल्स होते हैं, वो मेरा माइंड वहाँ तक जा नहीं रहा, पढ़ा सब कुछ था। तो किसी भी ऐसे को छोटा मत समझो कि भाई ऐसे 500 है, 500 है, कि छोटे छोटे ये नहीं आने के, बस किसी ने कह दिया ऐसे 570 आएगा तो फिर 70 ही आएगा, ये मत करो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चीज़ है, ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसे 200 वाली सीरीज़ से 700 वाली सीरीज़ तक करना क्या है। जो पंकज सर का या आपने पंकज सर की बुक करी, पंकज सर केसवानी सर की बुक करी, तो उनका कंटेंट और क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। वो करो, चीज़ें छाटते चले जाओ, एक एक लाइन पढ़नी ही पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने MCQ में आपको पकड़ लिया या आपको उसमें मेन डिस्क्रिप्टिव में पकड़ ले, तो ऐसे कोई वो मतलब चोरी करने का कोई वो नहीं है, मेहनत से चोरी करने का कोई स्कोप नहीं। अगले 6 महीने लग जाएंगे, ये भी मुझे बात किसी ने सिखाई है। मैं तो ये चैप्टर छोड़ दूँ, ये टॉपिक छोड़ दूँ, ये नहीं आने का, इसमें पॉइंट्स ही नहीं है। कोई कहता कोई जितने कि कोई आपने बहुत चीज़ सुनी होगी जहाँ जिस टॉपिक में पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो वो क्वेश्चन करके चले जाओ, मैं बाकी छोड़ती चली जाती थी। तो खैर उससे कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। कोई नहीं, नेक्स्ट अटैम्प्ट लग जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं, मेहनत अभी कर लो, चाहे सारी सारी रात बैठ के पढ़ना पड़े। नेक्स्ट थिंग, अब जो ऐसे 800 की सीरीज़ से लेके 800, 2400, 3200, उसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ मत देखो। ICAI जो मटेरियल है, किसने मंगा रखा होगा, वेल एंड गुड। नहीं मंगा रखा होगा, उस पर पड़ा हुआ है, आप उनकी साइट पर, इंस्टीट्यूट की साइट पर है, ठीक है, सारा अपलोडेड है, ठीक है। वहाँ से आप अपने क्या कहते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके और आप उसको एक एक लाइन करके उसे पढ़ना शुरू करें। एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। आप सबसे पहले क्या करो, ऐसे 800 जैसे सुरभि बंसल मैम की भी यूट्यूब वीडियोस डली हुई हैं, ठीक है, केसवानी सर की भी डली, मैंने तो वही तो देखी है। तो वहाँ से एक आपको ऐसे का आइडिया मिलेगा कि ऐसे 800 कहता क्या है। अब ऐसे 800 जब पता लगे ये कहता है, पहले मैं रफ कॉपी में जो भी आपकी ऑडिट की कॉपी है उस पर आप लिख लो कि भाई ऐसे 800 ये कहता है। उसके बाद जब आपने ICAI का कंटेंट, ICAI में बोल रही हूँ, ठीक है,
है, और कुछ लेके मत बैठ जाना। तो ICAI का कंटेंट पढ़ोगे, चीज़ें समझ में आएगी, आप मार्क करोगे, ठीक है, और ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं से कुछ भी, किसी का भी, आपको मैं बता रही हूँ, जो न्यूली इंट्रोड्यूस ऐसे, वहाँ किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। बैक क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन कर लेना। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऐसे SRS जितने भी 32,000 वाली सीरीज़, 4,000 वाली सीरीज़, 2,000 वाली सीरीज़ और ऐसे 800 वाली सीरीज़, ठीक है। इनके जो बैक क्वेश्चंस हैं प्लीज़ वो कर लेना। इनके MCQ भी दे रखे होंगे 2-3, तो वो भी कर लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब आप केसवानी सर या सुरभि बंसल मैम के आप एक बार वीडियो देखोगे और तब करने शुरू होगे तो चीज़ें ईजी लगने लगेगी, ठीक है। ऑडिट मेहनत मांगता है, मैंने बहुत मेहनत करी थी, ऑडिट मार्क्स ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वही चीज़ थी ना, मैं वहाँ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी अब 3 आवर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। नेक्स्ट इज़ आपका प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का देखो, जो अगर आप ICAI मटेरियल से पढ़ लो, किसने पढ़ रखा होगा तो या कोई पढ़ेगा जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। ICAI मटेरियल जिसने पढ़ रखा होगा, ओके, आपको एक एक लाइन पता है, सब आपके नॉलेज में, और आप एंड यू आर फैमिलियर विद द क्लॉजेज कि ये क्लॉजेज हैं। सबने केसवानी सर की वो जो क्या कहते हैं, ये जो 1 डे रिवीजन, 1 डे एग्ज़ाम वाली जो प्रोफेशनल एथिक्स, वो मॉर्निंग में ही कराते हैं, ठीक है। सुबह यस मॉर्निंग में ही करवाते हैं 7 o'clock, तो वो यस, तो वो बहुत है, ठीक है। आप उससे करना चाहते हो तो आप केसवानी सर का कंटेंट कर लो, मैं तो वही करके गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ अपने क्लॉजेज याद रखो, ठीक है। क्लॉजेज याद होंगे तो वहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एंड जो ये चीज़ होती है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, अगर इसके पॉइंट्स, एडवोकेसी थ्रेड्स, ठीक है, अगर ये सब पॉइंट्स आके वो चीज़ कर लो, ठीक है। एक भी कोई भी चीज़ जहाँ से चैप्टर, कभी भी जनरल में बता, जब चैप्टर शुरू करो चैप्टर के एंड तक, अगर चैप्टर के एंड में कोई छोटा क्वेश्चन भी है ना, प्लीज़ उससे कर लेना, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब एंड तक आते हैं चैप्टर के, तो हमारी वो एनर्जी भी सारी एग्जॉस्ट हो जाती है, याद करने का मन नहीं करता है। वो लास्ट से, जो लास्ट में होता है वो क्वेश्चन देते हैं। क्या हुआ अभी जो उसका डिफरेंस आया था नोक्लार और ऐसे 250 का, ठीक है। तो जब मैं प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज करी थी, मैं वो लास्ट का भी होता है, लास्ट का चला भी कर लेंगे, मैं जब 3 days मिले थे तो वही वहाँ क्वेश्चन आ गया, एंड आई डिडेंट, एंड आई नॉट एबल टू डू इट। मेरी सबसे वो मिस्टेक था। तो मेरी जो मिस्टेक्स है उससे चीज़ें समझ लो, ठीक है। कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक है। अब आता है बाकी चैप्टर्स की, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स बचा हमारा, फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, क्या आपका ये इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, उसकी जो लिमिट्स हैं, तो रिस्क हैं, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क, उस पर MCQ भी आया था, कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क। तो मेरे को थोड़ा IPCC का याद था, कंट्रोल इंटू डिटेक्शन रिस्क इंटू दिस, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा मुझे ये याद था, वहाँ कर दिया। अब नहीं होता रिकॉल तो फिर वो भी चले जाते मार्क्स MCQ में, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो उसके लिए आप ICAI का कंटेंट, मैं नहीं कह रही आप किसी का मत, मैंने जैसे बताया है कि सिर्फ ऐसे 200 से 700 की सीरीज़ तक में आप पंकज सर बुक का कंटेंट या केसवानी सर बुक का कंटेंट, हम पंकज सर का क्वेश्चन बैंक यूज़ कर लो, और कहीं भी आपको क्वेश्चन बैंक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आपने अगर प्रोफेशनल एथिक्स टाइम है, अगर आपके पास प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन बैंक करने का टाइम है तो कर लो। देखना तो चाहिए, येस, मोस्टली देखना तो चाहिए कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो बट फर्स्टली ये है कि अपनी ये चीज़ें निपटाओ। जब आप थोड़ा लास्ट में पहुँच जाओगे तो आप थोड़ा देखना शुरू करो कि आंसर्स लिखने कैसे हैं प्रोफेशनल एथिक्स के। एंड मैं क्या करती थी कि मैं प्रोफेशनल एथिक्स सबसे लास्ट में करती थी। सबसे पहले मैं अपने जो चैप्टर्स हैं, जैसे यही ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर, पहले मैं वो निपटाती थी, फिर मैं ऐसे पर आती थी। एंड प्रोफेशनल एथिक्स मैं बहुत लास्ट में करती थी, जब शायद 7-8 दिन बचते थे, या कभी कभार तो ऐसा होता था कि मेरे को पता है कि प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉजेज आएंगे, तो फिर मैं जो 1 day बिफोर एग्जाम होता है, मैं इतना बड़ा रिस्क लेके मैं तो उससे तभी पढ़ती थी, ठीक है। तो प्रोफेशनल एथिक्स लास्ट में कर लो, क्योंकि आपको क्लॉजेज ही याद करना और लिखना भी वही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और आपको जो बाकी चैप्टर्स हैं आप उसे कंप्लीट करो। बाकी चैप्टर्स जो है उनका जो कंटेंट आप कहाँ से पढ़ोगे, वही ICAI मैट से पढ़ोगे, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। केसवानी सर की यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उससे आपको बहुत आइडिया, जैसे CFS चैप्टर है, ठीक है। परमानेंट एडजस्टमेंट्स एंड परमानेंट एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन है वही। तो करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स, वो सब चीज़ें क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इस बार नहीं आए, ठीक है। वो सब क्वेश्चन है, केसवानी सर आपको अच्छे से यूट्यूब वीडियो सब यूट्यूब पे है, ठीक है। वो आपको अच्छे से मतलब याद भी करा देंगे, आइडिया हो जाएगा चैप्टर का। एंड साथ साथ जैसे आपके पास इंस्टीट्यूट मटेरियल है, नहीं मटेरियल तो उसको लैपटॉप में डाउनलोड कर लो, वो भी नहीं, उसका प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। अब चीज़ें देखो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो बाकी चैप्टर्स हैं, ठीक है, बाकी चैप्टर्स जो हैं, ऐसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स एंड बाकी चैप्टर्स। तो जो आपके बाकी चैप्टर्स हैं उसमें अब ये क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन बैंक देखें या ना देखें। क्वेश्चन बैंक ना देखो,
ठीक है, देखो देखो या ना देखो एक ही बात है। मैं बता रही हूँ, मैंने तो इतने क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक देखे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, सब में उसमें कंटेंट है, वो कंटेंट जो आपके आईसीआई की बुक में है, तब आप आईसीआई बुक पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो भी तो कवर हो ही रहा है। ठीक है, तो वो भी तो कवर चीज़ें हो ही रही हैं। तो ये चीज़ है। तो मैं ऐसे में तो क्वेश्चन बैंक बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, और एक सबसे बड़ी गलती, कोई नोट्स बनाने का, देखो नोट्स के लिए मैंने भी नोट्स बनाया, एंड बिगेस्ट मिस्टेक इट्स टाइम वेस्ट ही होता है। इससे अच्छा तो आप वो बुक से पढ़ लो, या लैपटॉप में हमने डाउनलोड कर रखा है इंस्टीट्यूट का मटेरियल, वहाँ से पढ़ लो। नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पढ़ो कि एक वो मैंने देखा ना कि एक वो बड़ी सी शीट में जितना चार्ट पेपर आता है उतनी बड़ी शीट में आपने ऑडिट को वो कर रखा है, ऑडिट को बिल्कुल ही ज़्यादा शॉर्ट कर रखा है, यहाँ से ये यहाँ से कुछ समझ नहीं आता। वो चीज़ें तो मैंने तो नहीं करी, एंड आई हैव नेवर गिवन मॉक टेस्ट। मैंने मॉक टेस्ट कभी नहीं दिए। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट के MTP वगैरह आते थे, MTP 1 MTP 2 मैंने नहीं दिया। हो सके मेरी मिस्टेक हो और इसलिए मेरे अटैम्प्ट्स लगे हों, बट मैंने तो नहीं दिए, क्योंकि सब ये कहते हैं कि MTP से आपको अपनी पोजीशन पता लग जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, या आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, मुझे ये पता लग जाएगा कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि देखो MTP के जो क्वेश्चंस हैं, MTP के क्वेश्चंस हैं, अगर वो रिपीटेड हुए, ठीक है, सबको रिपीट, तो मैं कहूँगी मेरे SFM की तैयारी बहुत अच्छी है, 100 आउट ऑफ 100 में से मेरे 90, और वहाँ क्वेश्चन नहीं हुआ आगे तो कह रहे MTP तो करी थी, और वहाँ तो फिर 30-40 भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं वो करती नहीं थी। दूसरी चीज़ थी कि आपको MTP से अपनी स्पीड पता लग जाएगी कि आपका 3 घंटे में ख़त्म हो रहा है, कि आप एक एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में वही 2 से 5 पेपर, जैसे 2 से 5 पेपर होता है, तो आप भी MTP अपने घर पर सॉल्व करो 2 से 5 विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, मैं वो भी नहीं करती थी। मैं क्यों नहीं करती थी? क्योंकि मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा था कि मैं 100 मार्क्स का पेपर कर लूँगी। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्फिडेंट था। मैं हमेशा 100 मार्क्स का पेपर करते हैं, चाहे 100 में से मुझे 20 मार्क्स का ही पेपर आता है, मैं 100 का ही करके आती थी, टाइम पे कंप्लीट करके आती थी। ठीक है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता 3 घंटे में। वो मैं हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम कि मैं 3 घंटे में पेपर नहीं कंप्लीट हो, तो 3 पेपर में कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट करके नहीं चल रहे हो, किस क्वेश्चन को कितना आंसर दो, कितना लिखना है। सबसे बड़ी बात है कि उस आंसर में कितने 4 मार्क्स के आंसर में आप 3 पेज भर रहे हो, और जो 6 मार्क्स का उसमें आप 1.5 पेज भर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरा 3 घंटे में कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके पास, और ये सबके उसमें एक चीज़ और थी कि भाई MCQ पहले करें, या ये बहुत क्वेश्चन हो चुका है डिस्क्रिप्टिव पहले, वो आपकी मर्ज़ी, जो जैसा करना कर लो। अल्टीमेटली 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर करना है, जो पहले करो, बात करो, जो मर्ज़ी आप लास्ट में करो। मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैं हमेशा स्टार्टिंग में करती थी, और मेरा कॉन्फिडेंस आता था कि मेरे 30 में से 25 तो आ गए। क्योंकि जब आप MCQ करते हो आपको आंसर्स जो पता होते हैं, कुछ आंसर्स आपको ऐसे होंगे कि आप पता नहीं ये बी के है इसका आंसर, या C है या D है, कुछ में कन्फ्यूज़न होता है, कुछ का आपको पक्का होता है। मोस्टली क्या होता है, 20 मार्क्स का आपका ठीक होता है करेक्ट, एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 मार्क्स के MCQs ऐसे होते हैं कि जहाँ से आपको थोड़ा डाउट होता है यार ये हो भी सकता है। तो अपने को ये तो होता है कि मेरे 18 से 20 मार्क्स या 15 से 20 मार्क्स तो MCQ में आ जाएंगे, प्लस अब मुझे डिस्क्रिप्टिव में मेहनत करनी कि मेरा 40 तो आने हैं, प्लस उससे ऊपर भी मेरे को आना है। ठीक है, तो ये आपकी कॉल है कि आप उसे स्टार्टिंग में करो, मिडल में करो, या लास्ट में करो। ठीक है, जैसा आपका MCQ करना है करो। ठीक है, वन मोर अबाउट थिंग कि एक ऑडिट रोज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब देखो जिसके सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, SFM में मोस्टली स्टूडेंट्स की एग्जाम्शन है, देखो जिनके 2 सब्जेक्ट हैं, FR और ऑडिट, तो मैं कहूँगी तो आप FR ऑडिट दोनों लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 2 ही सब्जेक्ट हैं और दिन 2 सब्जेक्ट में, एंड यू आर द लकी वन कि सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना, किसी को 3 पढ़ने पड़ रहा है, किसी का तो बोथ ग्रुप्स है। ठीक है, जब आपके पास ये 2 सब्जेक्ट हैं तो आप रोज़ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं आप पूरे दिन FR लेके बैठो। देखो पूरे दिन लेके बैठने का क्या होता है कि मेरा साथ है, जब तक मैं पूरा दिन एक चैप्टर लेके ना बैठ जाऊँ मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था वो चैप्टर बिल्कुल भी। जब तक मैं अब जब छोटा और बड़ा हो सके, यस मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, मेरी एफिशिएंसी बहुत कम, मेरी कुछ भी कह लो, बट है तो है। जब तक मैं उसे पूरा अच्छे से पढ़ ना लूँ, 2-3 फैकल्टी की वीडियोज़ उस पर देख ना लूँ, तब तक वो मेरे दिमाग में घुसनी नहीं है चीज़ें। तो वही चीज़ है, तो उसे अच्छे से करो। ठीक है, तो जब आपका FR और ऑडिट ही है सिर्फ, तो रोज़ पढ़ने में भी कोई वो नहीं है। ठीक है,
तो FRR ऑडिट पढ़ो रोज़ और मेक श्योर कि अब इसमें कि नवंबर में क्लियर हो जाए। कुछ नहीं पता कि मैं ये नहीं कहती कि इसका पेपर इजी आएगा उसका पेपर टफ आएगा, तो कुछ नहीं पता कौन सा पेपर टफ आ जाए कौन सा पेपर इजी आ जाए, ठीक है। बट ऑडिट का तो ये है कि जहाँ से पता है कि कंटेंट फिक्स्ड है, क्वेश्चन इसमें से आना है, तो वो चीज़ें क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों उसके भरोसे बैठो जो फिक्स ही नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन उन्होंने प्रोनाउंसमेंट से दे दिया, प्रोनाउंसमेंट तुमको पढ़ने नहीं है, किसी को नहीं पढ़ने, वहाँ से क्वेश्चन दे दिया, क्या करोगे। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से मार्क्स कटे क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर उनको मिलेगा नहीं, आपको 4 में से 5 में से एक मार्क्स वो दे देगा क्योंकि आपने ऐसे का नंबर ठीक लिखा है, ठीक है। ऐसे के मार्क्स गए, ठीक है। उधर से आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे, छोटे छोटे चैप्टर को आप समझते हो कि ये तो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स करके मार्क्स आ जाएंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे छोटे चैप्टर जो है उनको आप क्यों छोड़ रहे हो भाई, कंटेंट उसका फिक्स्ड है, उसमें से क्वेश्चन आना है तो करके जाना। क्या पता अब जब MCQs हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से कोई MCQ नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स से कोई MCQ नहीं, MCQ सारा इन्होंने छोटे छोटे चैप्टर से भर दिया 30 मार्क्स का, वैसे भी डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का इन्होंने MCQ से भर दिया, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो यही सब जगह मार्क्स कट रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखो जिन्होंने पेपर दिया है मई 2024 में, जिन्होंने पेपर देंगे 32 है 27 है, सबसे पहले क्या करो कि एक तो किसको पता होता है हाँ इतने इसलिए आए क्योंकि अपने सही से पढ़ाई नहीं हुई थी इसलिए मार्क्स है, ठीक है। बट एक होता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए पर फिर भी मेरे नहीं आए, तो भैया आपके लिखने में गलती है। मेरे साथ भी ये था कि मेरा नवंबर 2023 बहुत अच्छा पेपर है, मेरा एग्जाम्पशन एक्सपेक्ट करी थी, नहीं आए, 23 मार्क्स आए, नहीं है। अब नहीं आए तो इसलिए नहीं आए, एक तो सबसे पहले अपनी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो एक तो मंगवा लो, ठीक है। अभी बहुत लोगों की सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की आएंगी, अभी आएंगी, जब सबकी आने लगेगी तब उनकी भी आएंगी, तब आप ना कंपेयर करना आंसर। जब मैं कंपेयर करा तो मुझे तो बहुत मेजर डिफरेंस लगा, और उसने इतना परफेक्ट लिख रखा है, उसने हर चीज़ सही लिख रहा है, मैंने तो उतना परफेक्ट लिख भी नहीं रखा है, ठीक है। और एक चीज़ और, अब आपको थोड़ा सा कैसे ऑडिट में से स्टार्ट कैसे करना है, मैं मोटिवेशन कहूँ या कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ गलती है, तो सबसे पहले अब मैं बता रही हूँ कि स्टार्ट करना कैसे है। मैंने क्या किया था, जब नवंबर 2023 में जो क्वेश्चन पेपर है, अब जो मई 2024 का आपका जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन MCQ में तो MCQ का तो होता नहीं आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो 70 मार्क्स, और वो ये लगाओ कि आपके 70 में से कम 30 तो आने चाहिए थे, 25 तो आने चाहिए थे, 30 तो आने चाहिए थे। MCQ मान लो 30 में से 20 आए 10 मार्क्स के, तो 20 तो ये आ गए, और कम से कम 25 से 30 मार्क्स तो आपके 70 में से आने चाहिए थे, तब जाके वो 55-50 पे बैठता, ठीक है। तो उन 70 में से मेरे मार्क्स कितने आए, ठीक है, मेरे मार्क्स, क्योंकि जब आपके अगर 27 मार्क्स है, आप थोड़ा बहुत आपको पता होगा MCQ में मेरे इतने आ गए होंगे, 17 आ गए होंगे, 20 आ गए होंगे, या आपको सबको पता होगा कि MCQ में आपने क्या परफॉर्मेंस करी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है मई 2024 का, उसको देखो और ये देखो क्या इतने मुझे मार्क्स मिलने चाहिए थे, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर पाई। मैंने कहा कि सपोज़ जैसे नोकलार और 2000 कह रही हूँ 250 का डिफरेंस आया था, मैं ये क्यों नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाई, ऑनेस्टली बताऊँ मैं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई थी। तो फर्स्ट रीज़न इज़ मैं पढ़ के नहीं गई थी। दूसरा, जब आप क्वेश्चन देखना स्टार्ट करोगे तो इसमें दूसरे में क्वेश्चंस में ये होगा कि एक तो ये चीज़ होती है कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई, दूसरा क्वेश्चन में ऐसे होगा कि क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो ये क्वेश्चन क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि ये चैप्टर में अच्छे से नहीं करके गए थे, तो ये नहीं पता था कि इसमें ये ऐसे लगा, मैं दूसरा ऐसे लगा कर आई। तो इस तरह से ना अपने आप को एनालाइज़ करो कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। मेरे मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं ही परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं परफॉर्म क्यों नहीं, कि मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने चीज़ें नहीं समझी, मैं ऐसे को वो ही नहीं कर पा रही हूँ कि इसमें ये ऐसे लगेगा, कि ये ऐसे लगेगा, मैं ऐसे का नंबर गलत लिख आई, या मुझको बहुत कुछ पता था पर मैं वहाँ नहीं लिख पाई। तो इस चीज़ से सब एनालाइज़ करो कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। आप लिख के नहीं आए इसलिए मार्क्स नहीं आए। द सिंपल थिंग इज़ दैट, आप लिख के नहीं आए तो मेरे मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो इसको पहले एनालाइज़ करो। अभी मंडे से स्टार्ट कर लेना या संडे से स्टार्ट कर लेना। पहले देखो कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए ऑडिट में, ठीक है। उसके बाद अब अपना स्टार्ट में जो पढ़ाई है अपना थोड़ा स्टार्टिंग में पहले अपने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो निपटा लो, फिर उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स बाद में कर लेना, फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग धीरे धीरे निपटा लो, ठीक है। और जो ICAI का कंटेंट है ऐसे 800 की सीरीज़ में, और ये 3000 2000 4000 वाली जो सीरीज़ है उसमें ICAI का कंटेंट बहुत अच्छा है। वो आप चीज़ें उसमें पढ़ के जो एक लाइन पढ़नी तो पड़ेगी ना। अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट है, उसके अच्छे से पढ़ के निकाल लो, बार बार मेहनत
बार बार मेहनत आपको करनी पड़ती है, बार बार तो मेहनत से चुराओ मत, कि मेहनत से चोरी मत करो कि भाई ये तो अगले 6 महीने लग जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि किसी का प्रोडक्टिविटी नहीं आती, किसी का दिन में जहाँ वो पढ़ते हैं जब घर में शोर है तो रात में पढ़ लो। और ये नहीं कि रात सिर्फ सोने के लिए, अरे भैया रात में पूरा मैं सारी रात, मेरे दिन में भी प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी। ठीक है, तो आप सारी रात शांत दिमाग से, कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है। ठीक है, तो आप रात में शांत दिमाग से अपना ऑडिट कंप्लीट किया। मैं भाई पूरे दिन एफआर करूँगा, रात को अपना ऑडिट लेके बैठे। बट जितनी मेहनत लगनी है लगानी पड़ेगी, जितना अब क्या, एक चीज़ होती है कि मैंने अपना 100% क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन क्या है 100% की, किसी को भी नहीं पता। 100% की डेफिनेशन क्या है कि ये चीज़ 100% कहलाती है। सारी रात में सोना इज़ 100%, सारी चीज़ कवर न करना इज़ 100%, मतलब 100% क्या, तो भैया 100% ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई मैंने अपना 200% दिया था तो मेरे मार्क्स नहीं आए, कुछ नहीं होता। मैं भी ऐसे कहती थी मैंने अपना 100% दिया था, मेरे मार्क्स नहीं, कुछ नहीं दिया ना ही, आपने वहाँ एग्ज़ाम में नहीं लिखा इसलिए मार्क्स नहीं है, बस ये चीज़ एक्सेप्ट करो। मैंने ये चीज़ बहुत लेट एक्सेप्ट करी। मैंने जब नवंबर 2023 का रिज़ल्ट आया था, जब मेरा फेल आया था रिज़ल्ट, तो मैंने ये 146 मेरे आए थे, तो ये था 400 में से। ठीक है, तब ये था मैंने चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ मेरी गलती है, तो मैं ऑडिट जो है सब्जेक्ट है मैं उसे अच्छे से पढ़ूँगी, जितने भी मार्क्स है, बट मैं एक एक लाइन पढ़ूँगी, चीज़ें समझ के पढ़ूँगी। ठीक है, और मुझे वहाँ अटेम्प्ट करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पढ़ो। मैं सिर्फ बता दिया, जो एक्स्ट्रा बुक आपकी लगेगी वो सिर्फ आपकी उसमें लगेगी, एस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। उसके क्वेश्चन बैंक पंकज सर का ले लो, और जो आपकी कंटेंट बुक है केसवानी या पंकज सर का ले लो। ठीक है, अगर आपने आईसीआई का कंटेंट उसमें पढ़ रखा है ऐसे 200 से ऐसे 700, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बुक्स देखो फिक्स होगी, क्योंकि सब ने दिया भी है मई 2024 में। ठीक है, तो सबकी अपनी देखो बुक्स फिक्स होंगी। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ बुक्स चेंज कर लो, पर थोड़ा सा देखो आईसीआई का जो बुक कंटेंट है ना, आईसीआई की जो मटेरियल, एक बार उसे देख के तो जाओ यार। ठीक है, अब बताओ क्या होता है कि एक चीज़ बताती हूँ, लाइक ड्यू डिलिजेंस चैप्टर था, तो ऊपर लिखा था एरियाज़ ऑफ ड्यू डिलिजेंस। जब मैंने किसी फैकल्टी की बुक ली थी, और उसमें लिखा था, और जो जब मैं कंटेंट बुक में आया ऐसे, तो उसमें आपको लिखा था वर्क एरियाज़। अगर नाम चेंज हो जाए तो तुम फिर आंसर नहीं लिख सकते कि ये तो था नहीं आंसर, ये क्यों हो गया। तो मैं इस एंगल से बता रही हूँ। तो एक बार आईसीआई का अगर आपने कोई और फैकल्टी की बुक यूज़ करें, एक बार आईसीआई का कंटेंट भी देख लो, वही हेडिंग है ना, वही जो उसकी मेन हेडिंग टॉपिक की, तो वही है ना। तो एक बार ये चीज़ें आप देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके 2 सब्जेक्ट है, एफआर एंड ऑडिट, तो आप उसको अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, एंड ट्राई टू रिकॉल, प्लीज़। मैं रिकॉल करती नहीं थी, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, हाथ छुपा छुपा के रिकॉल नहीं करते कि मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। भैया ये चीज़ करनी पड़ेगी ऑडिट में वहाँ लिखना है। ठीक है, पूरा प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट है, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ है कि आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर ऑडिट, एंड थैंक यू सो मच।